जैसे ही फैजू बाहर जाने लगता है तभी उसको रोकते हुए मोहिनी बोलती है, कहाँ जा रहे हो? यही रुको, कुछ कम ज्यादा हुआ तो कौन देखेगा। ये सुनते ही फैजू के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। फैजू तो दिल ही दिल में यही चाह रहा था। वो संकोच करने का ड्रामा करते हुए रुक जाता है, पर मोहिनी उसकी मनोस्थिति भाप जाती है। वो समझ जाती है कि फैजू के दिमाग में क्या चल रहा है। वो कहते हैं ना, औरतों का सिक्स सेंस बहुत तेज होता है। अब मोहिनी धीरे से अपनी नाइटी उतारकर अपने बदन को जानबूझकर सहलाने लगती है। वैसे तो फैजू की तरफ उसने पीठ करके रखी थी, पर उसको पता था कि फैजू ये सब देख रहा है, इसलिए जानबूझकर उत्तेजना पैदा करने के लिए कुछ देर वो यूं ही अर्धनग्न अवस्था में खुद को मिरर में निहारती रही। फिर उस सलवार सूट को पहनकर ट्राई करती है। जब वो कपड़े बदल के पीछे मुड़ती है तो फैजू की आंखों में एक अजीब सी भूख दिखती है। फैजू उसे इस तरह से देख रहा था जैसे कि वो अभी भी निर्वस्त्र खड़ी हो। मोहिनी फैजू के मन की बात उसकी आंखों में पढ़ लेती है और बोलती है, अगर तुमने पूरी तरह देख लिया हो तो बताओ कैसा लग रहा है ये सूट मुझ पर। फैजू जवाब देता है, बढ़िया है मैम साहब, बहुत बढ़िया है। मोहिनी ने फिर से पूछा, तुम्हें कैसा लगा? फैजू अनजान बनते हुए पूछता है, क्या? मोहिनी फैजू के करीब आकर बोलती है, ज्यादा अनजान मत बनो फैजू मियाँ, मुझे सब पता है। जो तुम इतनी देर से आंखों से मेरे यौवन का रसपान कर रहे हो वो कैसा लगा? फैजू शर्माते हुए बोलता है, अच्छा लगा जी। इतना सुनते ही मोहिनी फैजू को अपनी तरफ खींच कर कहती है, आहा, तो अब कुछ ऐसा कर लो कि मुझे भी अच्छा लगे। इतना कहते हुए मोहिनी फैजू के होठों पर अपने होठ रख देती है। मोहिनी के लाल मुलायम गुलाबी होठ जब फैजू के होठों से मिलते हैं तो माहौल में कुछ और भी गर्मी पैदा हो जाती है। फैजू मोहिनी के अधरों का रसपान ऐसे करने लगता है जैसे किसी जन्मों के प्यासे को अमृत नसीब हो गया हो। और मोहिनी तो जैसे सच में आज मोहिनी ही बन गई थी, जो फैजू के तन मन दोनों को मोह चुकी थी। मोहिनी को किस करते करते फैजू मोहिनी के सारे कपड़े उतार देता है और खुद के भी। दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए हैं जैसे कोई बेल पेड़ से लिपटी होती है। चुंबन की प्रक्रिया शरीर के अंग प्रत्यंग में चल रही है। कभी मोहिनी फैजू की पूरे जिस्म को चूमती है तो कभी फैजू मोहिनी के नाभि और उसके निचले हिस्से को चूमता है। दोनों सही मायनों में कामसूत्र का अद्भुत प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों अपनी साधना में इतने लिप्त हो जाते हैं कि उनके शरीर से टपकता पसीना भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहा था। दो बदन एक आत्मा बन चुके थे वो। तभी मोहिनी फैजू को रोकते हुए बोलती है, वो लाए हो? फैजू पूछता है, क्या? मोहिनी बोलती है, तुम्हें पता है ना मैं हाइजीन का कितना ख्याल रखती हूँ, बिना प्रोटेक्शन लिए कैसे आ गए तुम? फैजू बोलता है, मुझे पता नहीं था कि, खैर मैं अभी लेकर आता हूँ, 5 मिनट का वक्त दो। मोहिनी कहती है, मैं ज्यादा वक्त खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, 5 मिनट में आ जाना। ठीक है बोलते हुए फैजू वहां से फटाफट भागता है अपने कपड़े पहनकर।
और जल्दी जल्दी भागते हुए जाकर मेडिकल स्टोर से कॉन्डम लेकर वापस आता है। उसके जाने और आने में थोड़ा वक्त लग जाता है क्योंकि मेडिकल स्टोर थोड़ा ज़्यादा दूर था। जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के अंदर आता है तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें चकरा जाती हैं। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। मोहिनी नीलेश के साथ लिप्त हो चुकी थी। जिस प्रेम की अनुभूति वो कुछ देर पहले कर रहा था मोहिनी के साथ, अब वही प्रेम मोहिनी नीलेश को कर रही थी। गरम और उत्तेजना पूर्ण सांसें दोनों छोड़ रहे थे। दोनों अपनी चरम सीमा पर थे। तभी मोहिनी की नज़र फैजू के ऊपर पड़ती है, पर वो कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि वो नीलेश के साथ होती है। और फैजू की आंखें ये सब देखकर गुस्से से भर आती है और वो वहां से अपना लाल चेहरा और भीगी आंखें लेकर निकल जाता है। मोहिनी को बहुत अफसोस होता है, पर कामुकता उसकी कमजोरी है, इसलिए उस वक्त वो चुप रहती है। पर फैजू का ख्याल उसके दिलो दिमाग से जाता नहीं। इधर अगले दिन फैजू मूड खराब होने की वजह से अपनी ही धुन में दुकान में काम किए जा रहा था। रहीम चाचा की डांट या किसी का बुलावा या कोई भी बात उसे सुनाई नहीं दे रही थी। रहीम चाचा बिगड़ते हुए खुद से बोलते हैं, क्या करूं मैं इस लड़की का, कभी भी एक जगह ध्यान रख के काम नहीं करता। अल्लाह जाने क्या होगा इस लड़के का। तभी मोहिनी जी नीलेश के साथ अपनी गाड़ी में आकर वहां उतरती है। आज मोहिनी जी ने एक गुलाबी कलर की शिफॉन साड़ी पहन रखी है, स्लीवलेस ब्लाउज के साथ। साड़ी जालीदार होने के कारण आर पार दिख रहा है, जिसमें से उनकी डीप नेक ब्लाउज के अंदर भी देखा जा सकता है। मोहिनी की उभरती हुई जवानी एक मनोरम और कामुक प्रदर्शन कर रही है। सिवाय फैजू के बाकी सबकी नज़र उसी पर है। मोहिनी को इस बात की परवाह नहीं कि कौन कौन उसे और उसके ब्लाउज के अंदर देख रहा है। उसे मलाल इस बात का है कि फैजू नहीं देख रहा है। आज मोहिनी कुछ ज़्यादा ही बनसवर कर आई है। होठों पे गुलाबी लिपस्टिक, कान में बड़े बड़े झुमके, आई लैशेस, आँखों में काजल, पूरे 16 श्रृंगार के साथ वो आज संपूर्ण अप्सरा जैसी लग रही थी। फैजू ने एक नज़र उसकी तरफ देखा तो ज़रूर, लेकिन फिर अपना मुंह फेर कर काम में मग्न हो गया। मोहिनी फैजू का बर्ताव देखते ही समझ जाती है कि वो बहुत गुस्सा है, इसलिए उसको सुनाते हुए रहीम चाचा को बोलती है, कल का ऑर्डर बहुत ज़बरदस्त था, इसलिए आज एक और सूट सिलवाने आई हूँ, नाप ले लीजिए। तो रहीम चाचा बोलते हैं, नाप तो कल ही लिया था मैडम। इस पर मोहिनी कहती है, मुझे लगता है मैं कल से ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, इसलिए नाप दोबारा लेंगे तो अच्छा रहेगा। रहीम चाचा फैजू को देखते हुए बोलते हैं, जा मैडम का नाप ले जल्दी से। फैजू अपना सर झुकाते हुए रहीम चाचा को हाँ बोलता है और इंची टेप लेके जल्दी से पीछे वाले कमरे में चला जाता है। पीछे पीछे मोहिनी भी आती है और फैजू का मूड खराब देखकर उसको पूछती है, गुस्सा हो क्या कल की बात पर? फैजू बोलता है, नहीं नहीं, गुस्सा क्यों होऊंगा, बहुत खुश हूँ मैं। आपने जो कल किया उससे मुझे बहुत मज़ा आया, शुक्रिया। फैजू की नाराज़गी देखकर मोहिनी बड़े मीठे और प्यारे सुर में उसको बुलाती है, यहाँ आओ मेरे पास फैजू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फैजू गुस्से में बोलता है, अभी भी कुछ बाकी है क्या बात करने के लिए?
कल जो देखा वो काफ़ी नहीं था? आपसे 10 मिनट रुका नहीं गया? मोहिनी भी बड़े प्यार और नटखट अंदाज से जवाब देती है, मैंने तुमको 10 मिनट बोला था और तुम 25 मिनट बाद आए। मैं क्या करती? मैंने बोला तो था कि मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए वो सब करना पड़ा। नीलेश नहीं होता तो शायद मैं कल पागल हो जाती। फैजू भी अपने रूठे हुए मूड के साथ बोलता है, हाँ तो जाइए अपने नीलेश के पास, मेरे पास क्या लेने आई है? मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए। मोहिनी जी बहुत ही प्यारे और आकर्षक स्वर में बोलती है, गुस्सा मत करो बाबू, वो मेरा बॉडीगार्ड है। कल तुम्हारे आने में लेट हुआ तो मैंने ही उसे बोला था कि मेरे बॉडी को अच्छे से गार्ड करे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नाराज मत हो प्लीज, मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा। इतना बोलते ही वो फैजू की पतलून को नीचे कर देती है और उसको वो आनंद दिलाती है जो फैजू ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। फैजू मना करता है, मैडम ये क्या कर रही हैं? चाचा आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। पर मोहिनी कुछ भी नहीं सुनती और प्यार का वो जादू दिखाती है जो फैजू ने कभी ना सोचा था ना देखा था। आज गर्म सांसें और तेज धड़कन सिर्फ फैजू की ही निकल रही है। उफ, जैसे अनोखे और अर्थहीन शब्द उसके मुंह से निकल रहे थे। फैजू आनंद की चरम सीमा पर होता है और कुछ देर बाद वो निस्तेज हो जाता है और उसके मुंह से निकलता है, मोहिनी जी बस, मैं पागल हो गया हूँ। इतना बोलते हुए चुप हो जाता है और मोहिनी कुछ देर बाद एक टिश्यू से अपना मुंह साफ करते हुए सीधे खड़े होकर अपनी साड़ी ठीक करने लगती है। साड़ी ठीक करते हुए मुस्कुरा के फैजू को पूछती है, कैसा लगा? फैजू बिना जवाब दिए उनको देखकर मुस्कुराता है। मोहिनी उसके गाल छूते हुए कहती है, अभी के लिए इतना ही। अगर ये वाला सूट तुमने कल तक बना दिया तो तुम्हें वो मिलेगा जिसके लिए तुम मरे जा रहे हो। इतना बोलते वक्त मोहिनी की आंखों में एक अधूरापन नजर आता है, जैसे प्यास अभी बुझी नहीं हो, और वो फैजू को देखती रहती है। फैजू भी मोहिनी की आंखों में अब बिना शर्माए देख रहा है, जैसे उसकी इच्छा भी वही हो। मोहिनी वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी फैजू उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में भर के मोहिनी के जिस्म को अपने हाथों से महसूस करने लगता है। खासकर पुष्ट भाग को अपने दोनों हाथ से दबाते हुए मोहिनी की आंख में देखते हुए बोलता है, अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे लगता है मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मोहिनी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है, फिक्र ना करो, तुम्हें तो मैं अपनी अदाओं से मार डालूंगी, पर वक्त आने पर। इतना बोलकर वो फैजू के बाहुबंधन से आजाद होते हुए बोलती है, अभी इस आग को थोड़ा और सुलगने दो, मजा तभी आएगा ना। बोलकर एक चुंबकीय मुस्कान देती है। फैजू की तरफ देखकर कमरे से बाहर चली जाती है। फैजू भी पीछे पीछे बाहर आता है और रहीम चाचा के पास आकर खड़ा हो जाता है। मोहिनी भी पहले से वही उपस्थित होती है। मोहिनी रहीम चाचा को पैसे देकर फैजू की तरफ एक झलक तरसी निगाहों से देखती है और नीलेश के साथ जाकर गाड़ी में बैठ जाती है।
और गाड़ी वहां से निकल जाती है। अगले दिन जल्दी जल्दी फैजू उस कपड़े का सूट बनाने लग जाता है। मशीन पर उसके हाथ इस कदर चल रहे थे जैसे हाथ नहीं मशीन गन हो। बड़ी ही फुर्ती और तेजी के साथ फैजू ने सूट बनाने का काम खत्म कर दिया। रहीम चाचा से इजाजत लेकर फैजू मोहिनी के घर की तरफ चल देता है। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचता है तो देखता है कि नीलेश गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा है। गौर से देखने से पता चला कि गाड़ी में सिर्फ नीलेश अकेला है। फैजू समझ जाता है कि आज तो मैडम ने पूरी तरह से माहौल पहले से ही बना रखा है। उसके मन में अब 2 गुने लड्डू फूटने लग जाते हैं। वो दौड़ के दरवाजे के पास पहुंचता है कि तभी मोहिनी दरवाजा खोलती है। दोनों एक दूसरे को देखकर इस कदर खुश होते हैं जैसे वर्षों का प्यासा पानी को देखकर होता है। मोहिनी फैजू को अंदर लेकर दरवाजा बंद कर देती है। अंदर आते ही फैजू बोलता है, मैडम कपड़े तो चेक कर लीजिए, ठीक है या नहीं। मोहिनी उसके हाथ से कपड़ों की थैली लेकर सोफे के ऊपर फेंक देती है और फैजू को अपने करीब खींचकर उसके गालों पर किस करने लगती है। फैजू के लिए आज ऐसा मौका था जिसकी तलाश वो इतने दिनों से कर रहा था और उसने इसका सही इस्तेमाल करने की ठान भी ली थी। अब वो भी मोहिनी को लिपटकर इस तरह से चूमने लगता है कि मोहिनी के तन बदन में सिरहन सी पैदा हो जाती है। दोनों ने अपने आप को कपड़ों की कैद से धीरे धीरे आजाद कर लिया। दोनों के बीच प्यार का अनोखा खेल खेला जा रहा था, जिस खेल से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। मोहिनी के लाल गुलाबी और मुलायम होठों को फैजू ने अपने होठों तले दबा के रखा था और चुंबन की प्रक्रिया इतनी शिद्दत से चल रही थी कि कोई भी कवि इस दृश्य पर संपूर्ण प्रेम की पराकाष्ठा लिख सकता है। दोनों के उन्मुक्त बदन एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे, कभी मोहिनी फैजू के ऊपर तो कभी फैजू मोहिनी के ऊपर। इस तरह दोनों अपनी पोजीशन बदल बदल के मोहब्बत का तरीका बता रहे थे। मोहिनी का गोल सुडोल गोरा शरीर फैजू की गोद में उछल रहा था। गरम सांसें और तेज होती गई और गर्म होती गई। दोनों ही प्रेम की चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। भरी चीख के साथ दोनों ही बिस्तर पर निस्तेज होकर गिर पड़ते हैं। अब शायद उन दोनों को वो सब मिल गया था जो वो दोनों ढूंढ रहे थे। बिस्तर पर पड़े पड़े मोहिनी और फैजू दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। शायद अब वो दोनों पूरी तरह से तृप्त हो चुके थे। फैजू के लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे यादगार और अनोखा पल था। मोहिनी अभी भी बिस्तर पर उसी तरह निर्वस्त्र पड़ी थी। फैजू उठकर अपने कपड़े पहनता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन रहीम चाचा अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं और फैजू अपनी मशीन पर शिद्दत से मन लगाकर काम किए जा रहा है। तभी मोहिनी की गाड़ी आकर बाहर रुकती है। आज नीलेश उनके साथ नहीं था। मोहिनी अकेली गाड़ी से उतरकर दुकान के अंदर आती है और रहीम चाचा को कुछ पैसे देकर बोलती है, कल फैजू पैसा भूल गया था, ये उसकी कारीगरी के लिए मेरी तरफ से बख्शीश है। बहुत हुनरबाज कारीगर है ये चाचा, इसका ख्याल रखना। फिर फैजू की तरफ नज़र करते हुए बोलती है, अब शायद दोबारा हमारी मुलाकात नहीं हो पाए। मैं इस शहर को छोड़ के जा रही हूँ, आप लोग बहुत याद आएंगे। फिर एक मुस्कान देकर
वहाँ से चली जाती है और फैजू उसके जाने की राह को देखता रहता है। लेकिन आज उसकी आंखों में चिंता नहीं, संतोष नजर आ रहा है। जिस एकाग्रता की वजह से आज तक रहीम चाचा के ताने सुनता आ रहा था, वो एकाग्रता उसे मिल गई थी मोहिनी के प्यार से। चरम संतुष्टि की प्राप्ति हो चुकी थी उसको। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स पर।